वैलेंसी किसके बेसिस पे निकाला जाता है, उसके बाद मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। वेरी गुड, ठीक है, ये बात सभी को पता है। अगर हमको 10 एलिमेंट का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वैलेंसी पता है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी की वैलेंसी उसी हिसाब से ही निकाली जाती है। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। देखो, वैलेंसी जब आप निकालते हो तो आपको कोई एक एटम क्या किया जाएगा, गिव किया जाएगा। जैसे सपोज आपको ऑक्सीजन एटम गिव किया गया और उस ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 आएगा, और 6 के बेसिस पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, -2 हो जाती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पूछा जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, और वैलेंसी कितनी है पूछा जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वैलेंसी किसी पर्टिकुलर एक एटम की हम क्या करते हैं, निकालते हैं, और उसी वैलेंसी को जब किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको रिप्रेजेंट करना होता है, सॉरी किसी मॉलिक्यूल में आपको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मतलब किसी भी एलिमेंट की किसी अदर एलिमेंट के साथ जब वो कंबाइन होता है, तो एक पर्टिकुलर वैलेंसी को यूज करते हुए वो किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, तो उस टाइम पर उस मॉलिक्यूल से कंटेन रहते हुए उसकी वैलेंसी जो रिप्रेजेंट होती है, वहां पर उसको वैलेंसी ना बोल के क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जैसे मेरे पास सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल है, मतलब Na2O, दैट इज कॉल्ड अ सोडियम ऑक्साइड, आप सभी जानते हैं। और साथ में आपके पास OF2 है, ऑक्सीफ्लोराइड बोला जाता है इसको, OF2 मॉलिक्यूल है। अब आपको देखो, Na2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है और Na का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, या फिर OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है और F2 का पूछ सकता है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Na2O जो हो जाएगा। ठीक है, अगर Na2O में मुझे बोला जाता है कि मुझे Na का क्या पता करना है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, तो मैं कैसे करूंगी, जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको हमको क्या मानना रहता है, एक्स मानना रहता है। तो मैंने इसको एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे कितने Na है, 2 Na है, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, आप सभी जानते हैं क्या होता है, -2 होता है। अभी मैंने आपको बताया, इज इक्वल क्या लिख लोगे आप, 0 लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद 2x इज इक्वल, ये प्लस माइनस इधर माइनस हो जाएगा, उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगी तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद x इज इक्वल क्या करोगे, 2/2 करोगे, दोनों को कैंसिल करोगे तो आएगा वैल्यू कितना, 1। दैट मीन्स यहाँ पर Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +1 है। और एक्चुअल में Na का जो वैलेंसी होता है वो भी कितना होता है, +1 ही होता है। आप सभी जानते हैं 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन करो तो 281 आता है, और 1 के बेसिस पे +1 उसका एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, ऐसे ही OF2 मॉलिक्यूल का, अब Na2O में अगर ऑक्सीजन का पूछता, इसी Na2O में अगर मुझे उसने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा होता, तो मैं इसको क्या करती, Na का जो वैलेंसी होता है +1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे कितने Na है, 2 Na है, 2 प्लस ये ऑक्सीजन को मैं क्या मान लेती, x इज इक्वल क्या करते, 0 करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 होता और प्लस x इज इक्वल 0 आ जाता आपका, और x इज इक्वल क्या हो जाता, -2 हो जाता। और एक्चुअल में ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, तो जब इसको आप एक मॉलिक्यूलर फॉर्म पे निकालते हो तो उसकी वैलेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन हम शो करते हैं इन अ मॉलिक्यूल एनी एटम का, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म पे हम उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इन Na2O Na का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कितना आया था आपका, +1, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिला है +1, बट यहाँ पे अगर वैलेंसी पूछी जाएगी मुझे मॉलिक्यूल की, तो आप उसको कैसे बताओगे, जैसे Na2O है तो यहाँ पे अगर -2 वैलेंसी है, और ये मॉलिक्यूल अगर कैसा है,
स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि इस सोडियम के पास कितनी वैलेंसी है, +2 वैलेंसी है। जब मैं 2 सोडियम ले रही हूं तब, समझ गए। तो इस वजह से अगर वैलेंसी पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्म पे लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा तो +1 और आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, तो इस बेसिस पे हम क्या पता कर लेते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का, उसको पता कर लेते हैं। ऐसे ही अदर एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल में आप वाटर मॉलिक्यूल का देखेंगे, NaCl का देखेंगे, MnO2 का देखेंगे, Al2O3 का और KMnO4 का। तो इन सभी की वैलेंसी में पर्टिकुलर हर एक एटम का वैलेंसी निकाला गया है। जैसे Al2O3 का अगर लेते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा होता है, जिसको हम बॉक्साइड के फॉर्म पे भी इंडिकेट करते हैं। तो देखो, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर मुझे इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ये मेरा 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, इज इक्वल आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो 2x प्लस माइनस 2 3 आपका 6 हो जाएगा, इज इक्वल इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल 6/2 करोगे, 2 3 क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और x इज इक्वल +3। तो ये +3 आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे किसका निकाल सकते हो, जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है उसका निकाल सकते हो। वो भी कितना आएगा आपका, ये आपका Al2 हो जाएगा, +3 में 2 3 आपका कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। 3 माइनस 3 आप 6 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, +2 आ जाएगी। समझ गए। तो इस बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको निकालते हैं। सॉरी, -2 आएगी, बिकॉज ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई +3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका 3x आ जाएगा, इज इक्वल 0 हो जाएगा। 2 3 6 प्लस 3x इज इक्वल 0, और फिर 3x इज इक्वल क्या आएगा, -6, और x इज इक्वल -6/3 करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -2 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स होते हैं, उन एटम्स का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन H2O मॉलिक्यूल, जो आपका H2O मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बताइए। कोई भी स्टूडेंट बताइए। मैम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन से 1 होगा एंड ऑक्सीजन का -2। हाँ ठीक है। इसके बाद रिया को छोड़कर कोई और बताइए। यहाँ पे NaCl का दिया हुआ है, NaCl का बताइए कोई। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कोई भी एक बताइए। अंजलि, आयुषी, बताओ सोडियम का कितना होगा और Cl का कितना होगा। मैम सोडियम -3। सोडियम कितना, -3। किस बेस पे। मैम सोडियम का 1। हाँ ठीक है, और जो आपका Cl है उसका, Cl का क्या होगा, -1। -1 होगा। वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपका आंसर काफी लेट आ रहा है। आपको तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत आसानी से पता चल जानी चाहिए, क्योंकि आप वैलेंसी के बारे में पढ़ते हो ना। एक बात बताइए, जिंक, जिंक हमारा एक एटम है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है वो बताओ पहले। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक। 30। हाँ, अब रिया आप आंसर नहीं करोगे, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक।
बताइए, इतने सारे स्टूडेंट हैं, एक तो चले गए। ऐसे भागने से काम नहीं बनता है, आपको पढ़ना है भाई। 11th क्लास के स्टूडेंट हो आप, बात तो बहुत गलत है। चलिए, आप सभी अगर क्लासेस में होती ना तो मैं आपको डांटती काफी ज्यादा। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, आपको बहुत ही कम पता है। वैलेंसी नॉर्मल 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, कोई बड़ी बात मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। चलिए, आपको पढ़ना है, घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका होता है। जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल दिया जाता है, जैसे H2SO4 कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया, तो इसमें हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, इन सब का सेपरेटली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया है, उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन के फॉर्म पे आता है क्वेश्चन, लगभग 5 मार्क्स का उसका क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन गिव किए जाते हैं और पर्टिकुलर हर एक एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बताया जा रहा है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। देखो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट की अगर बात की जाए, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करती हूँ, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बताओ। फर्स्ट ग्रुप में हमारा क्या होता है, बताइए भाई। पीरियोडिक टेबल पढ़े ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और मैंने बोला था कि 30 तक का आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप बताया था या नहीं। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, बताया था या नहीं। एज अ पोयम बताया था भाई, हेलिना की रग से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बोल के बताया था। आप लोग पोयम याद करेंगे, इस बेस पे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, धीरे धीरे आप डल होते जाओगे, इस बात को याद रखिए। वैसे तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, बट आप लोग डल होते जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास का आपको ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। चलिए, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में हमारा हाइड्रोजन, लिथियम जो होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। इनको फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन हमारा गैसेस नेचर की वजह से वो एल्काइली मेटल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बाकी के हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं, ये सारे एल्काइली मेटल होते हैं। उसमें से फ्रांसियम की अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इन फर्स्ट ग्रुप अगर बोला जाता है तो इसमें जनरली 5 एलिमेंट या 4 एलिमेंट की बात होती है। कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, 5 एलिमेंट के बारे में यहाँ पे बात होती है। हाइड्रोजन के बारे में क्यों नहीं, क्योंकि वो नॉन मेटल है। और फ्रांसियम के बारे में क्यों नहीं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बारे में हम कब डिस्कस करते हैं, जब हम रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। यस मैम। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो देखिए 13 to 17 यहाँ पे एक ग्रुप बताया गया है। 13 हमारा बोरॉन फैमिली होता है, आप सभी जानते हैं। 14 को क्या बोला जाता है, कार्बन फैमिली। 15 आपका नाइट्रोजन, 16 आपका ऑक्सीजन, 17 हैलोजन जिसको फ्लोरीन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, और 18 आपका इनर्ट गैस जिसको नोबल गैसेस भी बोला जाता है। अब देखो, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट मेरा लिथियम होगा, और सेकेंड ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। इसमें एनोमलस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर, एनोमलस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि पर्टिकुलर ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो अपने ग्रुप के अदर मेंबर से क्या करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, महक माइक ऑफ रखो अपना।
ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट की यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है, मैंने बताया लिथियम होता है, और सेकंड ग्रुप का क्या होता है, बेरिलियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों नहीं होता, ये भी रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब लिथियम के प्रॉपर्टीज की अगर बात करोगे ओनली फर्स्ट ग्रुप पे, तो लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है, बाकी के जो एटम्स आएंगे, जैसे मेरा सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, इन सभी का जो कैरेक्टर है इस लिथियम से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डिफरेंट होती है, जिसको एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट बोला जाता है, और बाकी के जितने भी आपके बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप में होता है, जो मेरा बेरिलियम होता है उसका कैरेक्टर बाकी के जो मेरे मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, या फिर मेरा बेरियम होता है, इन सभी से, या रेडियम होता है, स्ट्रोंसियम होता है, इन सब से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और बेरिलियम के कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे। मतलब पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का कैरेक्टर उस ग्रुप में प्रेजेंट अदर एलिमेंट के कैरेक्टर से डिफरेंट होता है, तो उस टाइप के एलिमेंट जिस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको एनोमलस प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड लिखा गया है, बिकॉज जो लिथियम है, बेरिलियम है, ये सारे सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट आता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हमारा हीलियम होता है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है टॉप पे, और जो हमारा हीलियम है वो 18th ग्रुप पे टॉप पे प्रेजेंट होता है। ये हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया। और इसके बाद सेकेंड पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या आ जाता है आपका, जो आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे आ जाते हैं हमारे सेकंड पीरियड पे। तो यहाँ पर सेकंड पीरियड में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात की जा रही है कि इनके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो अपने ग्रुप में प्रेजेंट अदर एलिमेंट से डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एनोमलस प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, जो एटॉमिक साइज होता है फर्स्ट मेंबर का, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, वो कैसा होता है, इन दोनों का एटॉमिक साइज काफी स्मॉल होता है, बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद चार्ज रेडियस रेशियो जो होता है फर्स्ट मेंबर का, ये फर्स्ट मेंबर है हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, इसका चार्ज रेडियस रेशियो काफी हाई होता है। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, इसमें फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल है तो उसके बाद के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, और इसका चार्ज रेडियस रेशियो लिथियम और बेरिलियम का काफी हाई होता है, तो उसके बाद के एलिमेंट का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके अलावा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर देखते हैं फर्स्ट मेंबर का, तो ये बेरिलियम और लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर काफी हाई होता है। इसके बाद इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी फर्स्ट मेंबर का काफी हाई होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होने की वजह से। और जो डीप ऑर्बिटल है वो फर्स्ट मेंबर में क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये सेकंड सेल में ही क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। और सेकंड सेल में दो ही सब सेल आएंगे, एक एस और एक पी आएगा, और एस और पी आ रहा है, दैट मीन्स इसमें डी ऑर्बिटल तो आ ही नहीं रहा है। तो सेकंड सेल में जितने भी एलिमेंट्स हमारे अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट मेंबर की बात यहाँ पे की जा रही है, क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये सारी क्या हो जाती है, एनोमलस प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट ग्रुप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है। इसके बाद जो लिथियम है, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लिथियम बोल रहे हैं, उस लिथियम का क्या क्या एनोमलस प्रॉपर्टी होता है, ये तो डिफरेंस बता दिया कि किन किन चीजों में फर्स्ट मेंबर और जो अदर मेंबर होते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ एनोमलस प्रॉपर्टी डायरेक्टली किसके बारे में बताई जा रही है, जो मेरा लिथियम एलिमेंट होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उस लिथियम एलिमेंट के बारे में भी हम देख लेते हैं कि उसमें एनोमलस जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या प्रेजेंट होती है। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको ये पूछा जा सकता है, तो इस बात को याद रखिएगा। और जो एनोमलस प्रॉपर्टी है इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी। हाँ, तो देखिए,
मैं आपको 5 प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताई गई है कि इन अ फर्स्ट ग्रुप जो लिथियम होता है वो हमारा हार्ड मेटल होता है, हार्ड मेटल, ठीक है। लेकिन उसके बाद के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये कैरेक्टर्स है फर्स्ट ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का। सॉफ्ट होने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको नाइफ से कट करूंगी तो ये इजीली कटेबल हो जाएगा, और हार्ड मेटल है मतलब उसको काटना क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट एनोमलस प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिथियम की। सेकंड क्या है कि जो मेरा लिथियम होता है, अगर मैं इसको O2 मतलब एयर के कांटेक्ट में लाती हूँ तो ये लिथियम मेटल एयर से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, और रिएक्ट नहीं करने की वजह से इसका जो मेटेलिक लस्टर होता है लिथियम का, मेटेलिक लस्टर का मतलब इसका जो साइनिंग एबिलिटी रहता है उसको ये लूज नहीं करता। लेकिन इस ग्रुप के बाकी के जो मेटल्स होते हैं वो अपनी साइनिंग एबिलिटी को लूज कर देते हैं, बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की वजह से वहां पर सरफेस में एक कोटिंग हो जाती है, और उस कोटिंग की वजह से इनका जो लस्टर कैरेक्टर होता है वो पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट कैरेक्टर हो जाता है फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट और अदर एलिमेंट का, कि लिथियम एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इस ग्रुप के बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बताई जा रही है कि अगर हम वाटर के साथ लिथियम का रिएक्शन कराएं तो ये काफी स्लोली रिएक्ट करता है, जबकि अदर मेटल जो होते हैं वो काफी वाइगरसली क्या कर लेते हैं, वाइगरसली का मतलब है काफी क्विकली वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, जो बेस होता है उसको प्रिपेयर कर देते हैं। बेस किसको बोला जाता है, ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट हुए थे, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड ऐसा है मेरे पास जो कि वाटर पे डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव दे दे तो वो एसिड है, और OH नेगेटिव दे दे तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी मेटल की बात की जा रही है। अगर ये अल्काइली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी एक बेसिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिथियम की बात की जाए तो ये वाटर के साथ काफी स्लोली रिएक्ट करता है, जबकि इस ग्रुप के अदर एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे Na की बात करूं तो NaOH आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, KOH आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, CSOH प्रिपेयर हो जाता है, RbOH प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। मतलब ये बेसिक कंपाउंड आसानी से बना लेते हैं, बट लिथियम को काफी टाइम लगता है वाटर के साथ रिएक्शन करने में, ठीक है। लेकिन लिथियम का एक डिफरेंट कैरेक्टर ये है कि ये ओनली इकलौता ऐसा एल्काइली मेटल है जो कि किसके साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जबकि बाकी के अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक केमिकल कंपाउंड बनाता है जिसको क्या बोला जाता है, लिथियम नाइट्राइड बोला जाता है। ये सारी की सारी एनोमलस प्रॉपर्टी है किसकी, जो हमारी लिथियम है, और इसको एक्सपेरिमेंटली पहले किया गया, उसके बाद बताया गया है कि कैसे लिथियम उस ग्रुप के अनदर एलिमेंट से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी उसको फर्स्ट ग्रुप में तो रखा गया, लेकिन उसका जो केमिकल कैरेक्टर्स हम देखते हैं तो वो केमिकल कैरेक्टर्स उस ग्रुप के अदर एलिमेंट से कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उसी को यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया है, ठीक है। अब लिथियम ने अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लोली रिएक्ट कर रहा था, और वाटर के साथ अगर रिएक्ट करके ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बना भी लिया, तो ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है काफी वीक बेस होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो ये सारी एनोमलस प्रॉपर्टी हो गई। आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे ये पूछा जा सकता है, राइट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एटम बोल के, ठीक है। या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें से जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि उस ग्रुप के अदर मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसका आंसर हाइड्रोजन या फिर फ्रांसियम मत दीजिएगा, उनका नेचर अलग है, ठीक है। प्रॉपर्टी वो चेंज हो करते हैं, जैसा हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, उनके जैसा ही, लेकिन लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, सेकंड पीरियड पे तो हमने देख लिया कि किस टाइप का एनोमलस बिहेवियर प्रेजेंट होता है। इसके बाद कुछ एनोमलस बिहेवियर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी मैंने किसके बारे में आपको बताया, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। इसको एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, इस वजह से उसको एस ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक में सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या आएगा, पी ब्लॉक कितना होता है 13 to 18 होता है। ठीक है, और 13 अगर ग्रुप की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या आएगा, बोरॉन आएगा, जिसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है। बोरॉन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p कितना आएगा 1 आएगा। मतलब इसके लास्ट सेल में कौन कौन से s और कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके लास्ट सेल में जितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम इसकी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और नॉर्मल अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होता है 2 और 3 होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे 2s और 2p ऑर्बिटल, मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए हमारे पास, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, मतलब 4 वैलेंस ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जो हमारा p ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट होता है। उस पे 4 ऑर्बिटल कैसे बोला जा रहा है, क्योंकि s के पास क्या होता है एक ऑर्बिटल होता है और p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी को यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा p ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें फर्स्ट मेंबर बोरॉन की बात की जाए तो उसके पास वैलेंस ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट होते हैं पूछा जाएगा, तो उसके पास वैलेंस ऑर्बिटल 4 प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की अगर बात की जाए 13 ग्रुप में ही एक एलिमेंट आता है जिसको आप क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 283। इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब +3 इसकी क्या हो गई वैलेंसी हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर इसी के सेकंड मेंबर की बात की जाए, किसके सेकंड मेंबर की बात की जा रही है, जो हमारा 14th ग्रुप होता है उसके सेकंड मेंबर की, जिसमें कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं बोला गया है 9 वैलेंस ऑर्बिटल आ सकते हैं। ये जनरली किसके लिए लिखा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, क्योंकि उसमें डी ब्लॉक फैमिली क्या करती है बिलोंग करती है, इस वजह से। ठीक, अब इसमें एक एग्जांपल बताया गया है कि जब हम बोरॉन एलिमेंट का, दोनों का वैलेंसी तो सेम है कि +3 है और इसमें भी 4 कोवैलेंसी होगी बोरॉन की भी और एल्यूमिनियम की भी, लेकिन जब हम बोरॉन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ, जैसे F के साथ यहाँ पे कराया गया है, तो जो मॉलिक्यूल बन के आता है वो क्या होता है BF4 नेगेटिव फॉर्म पे आता है। ठीक है, अब ये BF4 आया मतलब 4 ऑर्बिटल के पास 4 हमारे F जो एटम है वो चले गए, क्योंकि 4f ऑर्बिटल ही क्या था वैकेंट था, 4 ऑर्बिटल ही वैकेंट था, जिसमें 4 हमारे फ्लोरीन एटम चले गए, उसके बेसिस पे बताया गया। लेकिन यही काम जब हम किसके साथ करते हैं एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या करता है जब इसको फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता है तो एल्यूमिनियम AlF6 बनाता है। इसको भी F4 बनाना चाहिए था लेकिन ये F6 बनाता है। इससे ये बात पता चलती है कि इन अ सेकेंड पीरियड जो हमारा बोरॉन होता है वो उस ग्रुप में पाए जाने वाले जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनसे डिफरेंट कैरेक्टर को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। इसी बेसिस पे ये बात कही गई है, इसको समझिएगा। ठीक है, कि जो हमारा बोरॉन फैमिली होता है उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स में डी सबसेल भी प्रेजेंट होगा, और अगर डी सबसेल प्रेजेंट होगा मतलब उसमें वैलेंस ऑर्बिटल कितना होगा, उसमें वैलेंस ऑर्बिटल लगभग हमारे पास 9 होंगे। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आपका एल्यूमिनियम हो गया 13 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा 3s2 आ जाएगा और 3p क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 3s आ गया है 3p आ गया है, आने वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा 4s और 3d आ जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे जा सकते हैं, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 3d ब्लॉक भी प्रेजेंट हो सकता है, 3p भी प्रेजेंट हो सकता है और 3s भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन 3 सबसेल को इसने क्या कर लिया रिच कर लिया। अगर 3 सबसेल को रीच कर लिया तो इसमें कौन कौन से ब्लॉक आएंगे, S आएगा सबसेल, P आएगा सबसेल और D आएगा सबसेल। मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल आते हैं आपके
एक ऑर्बिटल आपका आएगा, इसमें 3 ऑर्बिटल आएगा और इसमें कुछ ऑर्बिटल्स आपके आ जाएंगे डी में। तो उसी बेसिस पे इसको बोला गया है कि हमारे पास 9 वैलेंस ऑर्बिटल इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अगर इसके आगे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड सबसेल पे क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। ऐसे ही अगर ये 4 पे एंटर करता तो मैं क्या बोलती, इसमें लगभग जितने भी हमारे 4f तक के ऑर्बिटल आते सबको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा। जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा n इज इक्वल, अगर 4 आया तो 4 आया मतलब s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा। तो ये 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया और 4f हो गया। तो कितना हो जाएगा, टोटल मेरे पास 16 वैलेंस ऑर्बिटल आ सकते हैं, ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। समझ रहे हो? जैसे 2p 2s और 2p आया तो इन 2 को कैलकुलेट करके उसने क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। जैसे आपका 3s आया और 3p आया और 3d आया, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। दैट मीन्स 9 वैलेंस ऑर्बिटल, मतलब जितने सबसेल को वो रिच कर गया अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वो उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बोरॉन फैमिली की बात करते हैं तो बोरॉन सिर्फ सेकंड सबसेल तक रीच करता है, जिसकी वजह से ऐसा समझा गया कि उसमें मैक्सिमम कितने वैलेंस ऑर्बिटल रह सकते हैं, 4 वैलेंस ऑर्बिटल रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3 सबसेल पे वो जाएगा, दैट मीन्स उसमें sp-d 3 हमारे सबसेल आ गए, तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है, और इसी के बेसिस पे 9 वैलेंस ऑर्बिटल बोला गया है। और ऐसे ही 4 पे जाएंगे तो 16 वैलेंस ऑर्बिटल हमारे पास मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब बोरॉन फैमिली जो होता है उसमें फर्स्ट मेंबर सिर्फ 4 वैलेंस सेल को वैलेंस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद के सारे मेंबर जो होते हैं वो 9 वैलेंस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से जब हम फ्लोरीन के साथ बोरॉन का रिएक्शन कराते हैं तो Bf4 मॉलिक्यूल बनता है, और एल्यूमिनियम के साथ जब फ्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो Al(F6) मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है रिएक्शन करने के लिए एज कंपेयर टू बोरॉन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बात किसकी हो गई, ये बात हो गई बोरॉन फैमिली की। फिर कार्बन फैमिली में बताया गया है कि इसके आगे के पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें भी फर्स्ट मेंबर जो होते हैं उस ग्रुप के अदर मेंबर से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे अगर मैं 14 ग्रुप की बात करूं, 15 ग्रुप की बात करूं और 16 ग्रुप की बात करूं, तो देखो 14 ये मेरा कार्बन फैमिली होता है, 15 मेरा नाइट्रोजन फैमिली और 16 मेरा कौन सा फैमिली होता है, ऑक्सीजन फैमिली होता है। तो इन सभी में ये जो फर्स्ट मेरे पास एलिमेंट आते हैं, इन सभी की टेंडेंसी क्या होती है, लास्ट टॉपिक है, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, तो इन सभी की टेंडेंसी क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, इन सभी की, बाकी के जो आएंगे जैसे कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन आएगा, नाइट्रोजन के बाद जैसे फास्फोरस आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद जैसे सल्फर आएगा, उसके बाद के जो अदर एलिमेंट आएंगे उनकी टेंडेंसी नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन बनाने की, लेकिन इनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी टेंडेंसी है पाई बॉन्ड को बनाने की। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैरेक्टर हो गया, दैट इज अ एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन ग्रुप, ये आप बोल सकते हो। तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी होती है जो कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट के पास प्रेजेंट होती है जो कि फर्स्ट मेंबर होते हैं। तो एस और पी में कौन से मेंबर्स हो जाते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। एस में आपका लिथियम और बेरिलियम होता है, और पी में अगर देखा जाए तो बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। किस बेस पे होता है, बोरॉन Bf4 मॉलिक्यूल बनाता है, बल्कि उसके Al(F6) का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है, जो कि अदर कैरेक्टर हो गया। वैसे ही कार्बन क्या बना सकता है, कार्बन अगर किसी अदर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो याद रखिएगा एक बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड होता है जिसको वीक बॉन्ड बोला जाता है, और एक बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है एक सिंगल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड है मतलब एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन की टेंडेंसी ट्रिपल बॉन्ड बनाने की है तो ये सेंटर वाला आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन बाकी के जो दो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। किस बेसिस पे ये डिफरेंस होता है,
तो देखो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ोगे ना तो ये चीज आपको समझ आएगी। तो देखो मैं आपको कॉमनली ये बात बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप समझ जाओ कि कब इसको सिग्मा बोलते हैं, कब इसको पाई बोलते हैं। अगर कोई बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रांग बॉन्ड है दैट मीन्स वो सिग्मा बॉन्ड है, इस बात को मान के चलिए। तो ये जो सेंटर वाला बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच में, काफी स्ट्रांग होता है, तो इसको सिग्मा के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। और बाकी के जो दो बॉन्ड बने हैं ये बॉन्ड भी शेयरिंग से बने हैं, लेकिन इस सेंटर वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में ये हल्के से क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी वीक बॉन्ड बनते हैं किसी भी दो एटम के बीच में, उन वीक बॉन्ड को पाई बॉन्ड के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं, और उन 3 बॉन्ड का अगर आपसे टाइप पूछा जाएगा तो वो 3 बॉन्ड का टाइप यही होता है कि जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ही पॉसिबल है, क्योंकि इनका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, आपको ये बात पता होगी। और ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कोई एलिमेंट रख रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन इसके बाद का एलिमेंट जो मेरा सिलिकॉन होता है वो इतना बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है और उसके बॉन्ड अगर बनेंगे भी तो टूट जाएंगे। इसके बाद नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है, इसके अलावा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये भी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, नाइट्रोजन भी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और कार्बन भी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन उसी फैमिली के जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो इन बॉन्ड्स को बनाने की टेंडेंसी को नहीं रखते हैं, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि उनका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो अदर एलिमेंट्स के साथ उतने बॉन्ड से शेयरिंग नहीं कर पाते, और बनता भी है तो वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे की क्लासेस में आप इसके रीजंस के बारे में भी जानेंगे अगर आपने इन चीजों को सीखा है तो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, देखो जैसे मेरा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप से समझिएगा। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, उन दोनों का कैरेक्टर क्या होता है, सिमिलर होता है, इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। इसके आगे आप ग्रुप 15, 16, 17, 18 में भी देखोगे तो ये डायगोनली एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है, जिसके बेसिस पे इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब एक एलिमेंट हमारा, जैसे किसी पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है वो रिजेंबल करता है किसके, थर्ड पीरियड के अदर जो डायगोनली प्लेस्ड है उस एलिमेंट के साथ। मतलब ये जो बेरिलियम है ये डायगोनली रिजेंबल करता है किसको, एल्यूमिनियम को। मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी को जब मैं देखती हूँ तो उन दोनों की प्रॉपर्टी मुझे कैसे दिखाई देती है, सिमिलर दिखाई देती है। और ऐसे ही जब मैं लिथियम और सोडियम का देखती हूँ तो मुझे सिमिलर, सोडियम बोल रही हूँ, मैग्नीशियम का देखती हूँ तो वो मुझे सिमिलर दिखता है। ऐसे ही बोरॉन और सिलिकॉन का मुझे सिमिलर मिलता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डायगोनली एक दूसरे से रिलेटेड है और सेम प्रॉपर्टी को दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टी कैंसल आउट हो जाती है, उसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें थ्योरेटिकली जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, आगे आप डिस्कस करेंगे तो थोड़ी सी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं बुक से। इसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर वो क्या बता रहा है। हाँ तो देखिए ये आपका क्या बताया गया है, जो आपका पीरियोडिक ट्रेंड होता है केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे। सबसे पहले मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी काफी मोर रखता है, और लूज करने का टेंडेंसी रखता है